नमस्ते, सत श्री अकाल सबनों। आज हम बात करेंगे कि अब्रॉड जाने के लिए अगर आपने पहले स्टडी वीज़ा लगाया एंड रिफ्यूज़ल्स आ गया, टूरिस्ट वीज़ा के लिए एलिजिबल आपने देखा कि आप हुए और आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया बट यू गेट रिफ्यूज़ल्स अगेन। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उन्होंने 10th किया हुआ है या 12th किया हुआ है किसी गवर्नमेंट स्कूल से, या उनकी घर की सर्कमस्टेंसेस ऐसी थी कि वो बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, वो IELTS से PT नहीं कर सकते थे ताकि वो स्टडी वीज़ा के लिए एलिजिबल हो पाए। उसके बाद थर्ड जो है कैटेगरी कि जिनकी एज कम है, 10th या 12th कर रखा है और उनकी एज कम है और उनके पास इतना फंड भी नहीं है कि वो स्टडी वीज़ा लगाकर बाहर जा सकें या टूरिस्ट के लिए वो अपनी एलिजिबिलिटी बनाएं, क्योंकि एज कम है तो वो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आपकी एज कम है तो। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द एज फॉर 20 to 22 ईयर्स, इतनी एज का अगर है 25 तक का भी कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ल्स आ जाती हैं। फोर्थ कैटेगरी है कि आप बेशक चाहे थोड़ी सी एज ज़्यादा है बट आप क्या कर रहे हो, अपना कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो, किसी ने अपनी कोई छोटी मोटी कोई शॉप करी हुई है या छोटी मोटी किसी प्राइवेट सैलरी पर जॉब कर रहे हो 8-10 हज़ार की, या अपनी कोई खेती है, 1-2 किल्ले की अपनी खेती है या कुछ कनाल की खेती है, बाकी आप ठेके पर ज़मीन लेकर आप काम कर रहे हो। उसके बाद आता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि उनके पास अब्रॉड में उनके रिलेटिव्स गए होते हैं, रिश्तेदार गए होते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल के लोग गए होते हैं, तो वो उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि आप किसी भी तरीके से, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा पर आप उन कंट्री में उनके पास पहुंच जाइए, उसके बाद वो आगे उनको संभाल लेंगे इन सेंस कि वो आपके रहने खाने पीने और जॉब का बंदोबस्त करवा देंगे। तो ये कंडीशंस नॉर्मली हैं जो हम सोचकर आगे बढ़ते हैं कि हम अपना वीज़ा लगवा लेंगे, बट ये अगर कंडीशंस आप फेस कर रहे हैं कि आपने स्टडी वीज़ा अप्लाई किया, रिफ्यूज़ल आ गया, आपका जो IELTS PT का स्कोर था वो भी टाइम चला गया, ठीक है, और रिफ्यूज़ल भी आपने 2-3 कंट्री में लगा लिया। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, कुछ क्लाइंट्स आए जिन्होंने 2-2, 3-3 कंट्री से रिफ्यूज़ल आए हुए हैं। फिर उसके बाद क्या, स्टडी वीज़ा का तो ऑप्शन ही बंद हो गया उनके पास। दूसरा ऑप्शन उन्होंने यूज़ किया कि टूरिस्ट वीज़ा लगा कर देखते हैं, तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही। क्यों? बच्चे की एज कम है, एज कम है तो उस वजह से वो भी परेशान है कि अब कैसे करें, क्या करें। वो एक हिट एंड ट्रायल मेथड से या किसी से भी लगाते हैं या खुद लगाते हैं, तो उसमें श्योर वाली बात नहीं होती है कि श्योर शॉट हो जाएगा, तो उसमें जो चांस वाली बात रहती है तो उसमें रिस्क फैक्टर आपके साथ ऐड हो गया, आपके पैसे भी लगेंगे और आपका वीज़ा जो अप्लाई होगा वो रिफ्यूज़ल हो गया, तो आपका जो प्रोफाइल है वो भी नेगेटिविटी में चला गया। जब आपका प्रोफाइल नेगेटिविटी में चला गया तो आप सोच सकते हैं आगे भी आने वाले टाइम में आपके साथ क्या हो सकता है। उसके बाद IELTS PT नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और टूरिस्ट वीज़ा के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कोई पर्सन नहीं है अब्रॉड में, तो ये आप सभी के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, जो मैं सजेस्ट करने जा रहा हूँ आप उसे अच्छे से समझना, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, आप मेरे ऑफिस भी आकर मिल सकते हैं मुझसे। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिए कि मैं उन क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास पैसा कम है, वो एक सिक्योर्ड वे चाहते हैं कि अब्रॉड जाएं। मैक्सिमम लोगों का मोटिव यही होता है कि अब्रॉड जाएं, चाहे वो स्टडी पे जा रहे हैं, टूरिस्ट पे जा रहे हैं, चाहे वर्क पे जा रहे हैं। अल्टीमेटली तो उन्होंने वर्क ही करना है, अल्टीमेटली उन्होंने पैसा ही कमाना है, वहाँ की करेंसी ही कमानी है, चाहे डॉलर्स में है, चाहे पाउंड्स में है, चाहे यूरोज़ में है, वो कमाना है।
वो कमाकर वहाँ पर अपना भी खर्चा निकालना है और कुछ सेविंग्स करके अपने घर वापस इंडिया में भी भेजना है, जिससे कि अगर उनके पेरेंट्स ने उनको इधर उधर से कर्जा लेकर बाहर भेजा है तो वो कर्जा उतार सके, प्लस अपने जो पीछे परिवार वालों का लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सके। इसके बाद उसका क्या मोटिव होता है कि वहाँ रहते रहते काम करते करते आप पीआर आपको मिल जाए, परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाए आपको, और परमानेंट रेजिडेंसी मिलने के बाद कुछ टाइम के बाद वो सिटीजनशिप मिल जाए ताकि अपने परिवार को भी वहाँ बुला सके, अब वहीं पर सेट हो सके। अब मोटिव तो क्लियर है हमारा, मोटिव तो ये है। अब मोटिव को चेस करने के लिए, उसे अकॉम्प्लिश करने के लिए, उसे पाने के लिए हम अपने रास्ते चूज करते हैं। मोस्टली चलन यही चला हुआ है कि स्टडी वीज़ा पे बच्चे को बाहर भेज देते हैं। तो मैंने पहले भी काफ़ी बार बोला है कि स्टडी वीज़ा वो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अप्लाई करवाएं जिनके पास सफिशिएंट फंड है, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत ही अच्छे हैं। इधर वो सबसे पहला तो मैं केस मान के चलता हूँ कि वो गवर्नमेंट जॉब में है, उनके पेरेंट्स जो उनके स्पॉन्सर्स हैं बच्चे के, तो वो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, अच्छी सैलरीज आती हैं, प्लस कोई अदर सोर्सेज ऑफ इनकम भी हैं, जिससे कि वो अपने बच्चे की स्टडी कराने के लिए अगर भेज रहे हैं, उसको 2-3 इयर्स के किसी प्रोग्राम में डाल रहे हैं, तो वो उसके बच्चे की ट्यूशन फ़ी एंड लिविंग एक्सपेंसेस उसको दे सकें। क्यों? पेरेंट्स यहाँ से पकड़ के, इधर उधर से उधार पकड़ के, कर्जा पकड़ के अपने बच्चे को स्टडी वीज़ा पे भेज देते हैं, आगे जाके इतना काम नहीं मिल पा रहा है, तो जब काम नहीं मिल पा रहा है तो वो यहाँ से इंडिया से फिर उनको पैसा भेजना पड़ता है। तो आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि अगर आप अपने बच्चे को स्टडी करने भेज रहे हैं तो आपके पास सफिशिएंट फंड है या नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम है क्या नहीं है, तब तो आप अपने बच्चे को स्टडी वीज़ा पे भेजो। तो पहला जो केस होता है कि हम लेके चलते हैं कि स्टडी वीज़ा पे भेज देते हैं। अब स्टडी वीज़ा के लिए अपने अपने रिक्वायरमेंट्स है, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स पूरी करो, आपका एकेडमिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जब आपके स्पॉन्सर्स का जो आपका फंड्स हैं प्लस जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है वो बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तब जाकर आपका स्टडी वीज़ा के लिए फाइल प्रिपेयर होगी और आपका स्टडी वीज़ा लग सकता है। बट आपके पास ये एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हो पा रही, फिर आप दूसरा वे क्या देखते हो कि नहीं स्टडी वीज़ा में खर्चा भी ज़्यादा आएगा, एलिजिबिलिटी भी नहीं मिल पा रही है, वहाँ जाके पता नहीं काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि हमारे कोई सोर्सेज हैं वहाँ पर अब्रॉड में, चाहे वो कनाडा बैठे हैं, चाहे यूरोप बैठे हैं, चाहे किसी कंट्री में हैं, तो वहाँ पर आप देखते हो कि हमारे सोर्सेज हैं, हम एज अ टूरिस्ट वहाँ चले जाते हैं। तो टूरिस्ट जाकर हम वो हमारी हेल्प कर देगा, हमारे को चाहे वर्क परमिट दिला देगा या आप किसी भी तरीके से अपना वहाँ पे सर्वाइवल करोगे। उस कंडीशन में भी क्या होता है कि टूरिस्ट वीज़ा डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, आपकी एज कितना है, आपकी जो आपका प्रोफेशनल प्रोफाइल है कि आप वर्किंग हैं या आपका अपना बिजनेस है, उसका प्रोफाइल क्या है कैसा है, आपका बैंक स्टेटमेंट्स कैसी हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा चल रहा है, आपके कंट्री टाइप एंड फैमिली टाइप्स कैसे हैं। तो ये जब स्ट्रॉन्ग होते हैं तब आपका टूरिस्ट वीज़ा लगता है। बट अगर ये आपका ये एलिजिबिलिटी भी पूरी नहीं हो पाई, आपका टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। इसके बाद बात आती है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि हमें तो ना सिक्योर्ड वे ही चाहिए, भाई हम पैसा लगा देंगे, पेरेंट्स भी कहते होंगे कि हम पैसा लगा देंगे, क्योंकि बच्चे ने जाना तो बाहर काम करना ही है, पैसा अर्न करने ही जाना है, अपनी परमानेंट रेजिडेंसी लेने जाना है। तो उसके लिए मैं यही एडवाइस करता हूँ कि जो भी स्टडी वीज़ा के रिफ्यूज्ड केसेस हैं, जो फर्दर आपको स्टडी वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहते हैं या उनके माइंड में कोई इफ़ बट है कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, प्लस जो टूरिस्ट वीज़ा में रिफ्यूज्ड हो चुके हैं, तो उनके लिए उनको ट्राई करना चाहिए कि वर्क परमिट्स के ऊपर अब्रॉड जाएं। आपने वर्क के ऊपर ही मीन्स कि आपको जॉब ऑफर मिले, आपने जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, जॉब में आपको परमानेंट सैलरी डिफाइंड होती है,
कितने टाइम का वो वर्क आपको देंगे ये डिफाइंड होता है, प्लस आपकी जो वर्किंग कंडीशंस है वो भी डिफाइंड होती हैं। आपको पता होता है कि यहाँ से आप कहाँ जा रहे हो, किस कंपनी में जा रहे हो, पर्पस क्या है, कितना आपको सैलरी मिलेगा, अकोमोडेशन का कैसे होगा, खाने पीने का कैसे होगा। आप उसके ऊपर जाइए, आप वर्क परमिट के ऊपर जाइए, वर्किंग वीज़ा लगवाकर जो भी आपका डिज़ायर्ड कंट्री आप सोच रहे हैं, अगर आपका प्रोफाइल एलिजिबल होता है वहाँ के लिए वर्क वीज़ा के लिए, तो आप वहाँ पर जाइए। चाहे आप कनाडा की बात कर लें, यूके बात कर लें, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूरोप की कंट्रीज़ की बात कर लें, या कुछ अगर आपकी एलिजिबिलिटी बहुत ही वीक है, या आप कुछ लोग कहते हैं कि हमने नहीं, हमके तो गल्फ़ पर भेज दो, हम इतना पैसा नहीं लगा सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम खर्चे में हमें गल्फ़ कंट्री में भेज दो, ठीक है। तो उनके लिए भी ऑप्शन है, बट वो क्या है, वर्क परमिट के ऊपर ही जा रहे हैं, कोई इफ़ बट है नहीं है उनको कि क्या काम करना है, हमें पता नहीं है, सब पता है, ठीक है। तो आप इस तरीके के वीज़ा को चूज़ कीजिए, वर्क वीज़ा को, ठीक है। अब कुछ लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा जी न्यूजीलैंड का लगवा दो, हमारा ऑस्ट्रेलिया का लगवा दो, हमारा जर्मनी का लगवा दो, हमारा पोलैंड का लगवा दो, कोई कहता है जी हमारा तो कनाडा का लगवा दो, कोई कहता है यूके का लगा दो। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को समझना, हर एक कंट्री के जो भी जॉब्स निकलती हैं या टाई अप्स होते हैं, उनकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिसे कि जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। वो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो आपके प्रोफाइल के साथ मैच होना चाहिए, तभी हम आगे आपके प्रोफाइल्स को भेज सकते हैं। या आप अगर खुद भी अगर अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, या आपके कोई सोर्सेज हैं जहां पर आप उनकी हेल्प लेकर आप उस कंपनी में, या रिक्रूटमेंट एजेंट्स हैं अब्रॉड में, उनके थ्रू अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जो वहाँ का जॉब का क्राइटेरिया है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपका प्रोफाइल जब तक मैच नहीं होगा, आपके प्रोफाइल के सिलेक्शन के चांसेस कम होते हैं। तो सबसे पहले अपने प्रोफाइल को समझना होता है। मेरे पास भी जो कॉल्स आते हैं, सबसे पहले मैं उनके बारे में पूछ लेता हूँ, वो सीधा कहते हैं कि वहाँ का वीज़ा मिल जाएगा। तो वीज़ा फ्रेंड्स, वीज़ा एम्बेसी ने देना है, जॉब एम्प्लॉयर ने देनी है, ये बात आप क्लियर कीजिए। मैंने वीज़ा नहीं देना, मैंने जॉब नहीं देनी है, इवन किसी भी कंसल्टेंट ने देनी है। वी आर जस्ट हेल्पिंग यू टू गेट अ जॉब और टू गेट अ वीज़ा। हम एक कंसल्टेंसी दे रहे हैं, ठीक है, हमारी समझ है, हम प्रोफेशनल वे में काम करते हैं, इसलिए हम वो सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है दूसरे कंसल्टेंट से, राइट, वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि पहले आप अपना प्रोफाइल को असेस कराइए। आप ये टारगेट मत लेके चलिए कि आपने उस कंट्री में जाना, वो कैसे जा सकते हैं। समटाइम्स कि आप बड़े कई ट्रैप्स में भी फंस जाते हैं। बहुत सारी न्यूज़ आती हैं हर रोज़, यूट्यूब पे वीडियोज़ आती हैं, न्यूज़ में वीडियोज़ आती हैं, आप किसी ट्रैप में भी फंस जाते हैं। और सेकेंड थिंग क्या होती है कि मैं हर किसी को कह के चलता हूँ कि आपका जो प्रोफाइल है, आपकी प्रोफाइल के असेसमेंट के बाद कि आपके कितने चांसेस हैं आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, तो वो भी हमें देखने होते हैं। तो पहले आपका प्रोफाइल हम चेक करते हैं, पूरी असेसमेंट करते हैं, आपसे बातचीत करके प्लस आपके डॉक्यूमेंट्स लेके। उसके बाद आपको जो बेस्ट सोल्यूशन होते हैं, या 2-3 अगर सोल्यूशंस हैं हमारे पास जहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी पूरी होती है, वो हम आपको देते हैं। और वो ऑप्शंस हो सकता है कि आपके जो टारगेटेड कंट्री आप सोच रहे हो, सपोज कई लोग कहते हैं कि जी मेरे को तो यूके जाना है, कोई कहता है जी मेरे को कनाडा जाना है, कोई कहता है मेरे को ऑस्ट्रेलिया भेज दो। तो हो सकता है कि वहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी फिट ना बैठ रही हो, आपको दूसरी जगह बैठ रही हो, तो आपको वो सजेस्ट किया जाएगा जहाँ पर आपका काम हो सके। बट माई पॉइंट कि जहाँ पे आपका काम हो सके तो वो कीजिए। सेकेंड ऑप्शन ये आता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करके देख सकते हैं। हम भी हेल्प करते हैं, उनके रिज्यूमे कवर लेटर वगैरह बना कर देते हैं, प्रोफाइल में हेल्प करते हैं कि आप अपना प्रोफाइल कैसे स्ट्रॉन्ग करें। इवन हम ऑनलाइन एप्लीकेशंस की भी सर्विसेज देते हैं।
हम गाइड भी कर देते हैं क्लाइंट को कि आप इस तरह से आप अप्लाई भी कर सकते हो, उसके भी कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं थोड़ा बहुत गाइड करने के, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आपका प्रोफाइल कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि आपको जॉब वहाँ पे चांसेस कितने हैं। जैसे अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जो न्यूजीलैंड के लिए अभी जो रिकवरी वीज़ा निकला हुआ था, उसे बहुत सारे लोगों को हमने ये सर्विसेज दी, कवर लेटर, रेज्यूमे और ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो उसमें मैं प्रोफाइल देखकर ही उन्हें बता देता है 2-4% चांसेस हैं, इससे ज़्यादा नहीं हैं। और उसके हिसाब से ही आप चलना, अपना माइंड मेकअप वैसा ही रखना। मतलब ऐसा मत रख लेना कि आपने ऑनलाइन 1-2 वीडियो देख लिया कि हाँ जी उनकी जॉब लग गई है, तो उसके बेसिस पे आप ये सोचते हो कि हमारी भी लग जाएगी। पहले आप उनका प्रोफाइल देखो कि उनका प्रोफाइल क्या था, ठीक है ना, कि वो किस प्रोफाइल पे गए थे, कैसे उन्होंने ऑनलाइन जॉब रिक्रूटमेंट साइट्स पर अपना डाला था, उस पर क्या प्रोफाइल था और उनका क्या प्रोसेस चला। तो मोस्टली जो वीडियोस हैं ना, ठीक है, जो मैंने भी कुछ देखी या मुझे बताते हैं क्लाइंट्स भी बताते हैं जी ऐसे ऐसे था, तो उनको मैं कहता हूँ कि दोबारा एक बार देखो। फिर वो दोबारा देखने के बाद फिर मेरे को कॉल करके बताते हैं कि सर उनका तो ये प्रोफाइल था, उनका कोई एक्सपीरियंस होती है यहाँ पर, मोस्टली आईटी वालों को रख लेते हैं, या इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कोई उन्होंने कोई यहाँ का बहुत अच्छा डिप्लोमा भी किया हुआ है, उसके बाद उनका एक्सपीरियंस भी है, उसके बेसिस पे वहाँ फिर वो अप्लाई करते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग होती है फॉर एन इंटरव्यू क्रैक करने के बाद वहाँ पे आके जॉब ऑफर मिलता है, ठीक है, और फिर उनका आगे काम होता है जो वर्क वीज़ा का प्रोसेस चलता है। तो आप इतना इजी मत चलें, प्रैक्टिकल होकर चलें, प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को देखें कि ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई किया तो लग जाएगा, आपने वीज़ा अप्लाई किया तो लग जाएगा। पहले अपनी कंडीशंस को देखें और कंसल्ट ये करें कि आपके कहाँ चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं कि आपको सक्सेस मिले, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि पेरेंट्स हमेशा, मैं भी पेरेंट हूँ, ठीक है, मैं भी ये सोचूंगा कि मेरे बच्चे ऐसा क्या करें कि इनकी आगे सक्सेस मिले, ठीक है। ये मेरे ऊपर रहता है कि मैं कितना विजिलेंट हूँ, कहाँ पर उनको क्या करवाना है, किस समय क्या नहीं करवाना है। ऐसे ही आपको अपने करियर के लिए देखना है, आपको और आपके पेरेंट्स को आपके लिए देखना है कि करंट सिचुएशंस कैसी हैं आपकी, आपका प्रोफाइल कहाँ स्टैंड कर रहा है, किस कंट्री में किस प्रोफाइल पे आपको वर्क मिल सकता है, कितना उसमें इनकम होगा, आपको जाने का वर्थ है या नहीं है, ये आपने डिसाइड करना है। बट अगर आपको और कोई अपॉर्चुनिटी तो मिल नहीं रही है, सपोज आपने टारगेट बनाया मैं तो ऑस्ट्रेलिया जाना है, बहुत सारे कॉल्स आते हैं मेरे पास ऑस्ट्रेलिया के कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट करा दो जी अरेंज। तो ऐसा नहीं होता, उसमें ऑस्ट्रेलिया में या जो ये बड़ी कंट्रीज़ हैं उसमें प्रोफाइल के ऊपर बात होती है, प्रोफाइल के हिसाब से ही सारा कुछ होता है। तो अगर आपका वहाँ नहीं हो पा रहा है, अब वो बात हो जाएगी कि आपको डायमंड मिल नहीं रहा और सिल्वर आप लेना नहीं चाह रहे, तो आपको अल्टीमेटली हाथ में क्या लगेगा, और आप अपना टाइम भी डे बाय डे निकालते जा रहे हो। क्योंकि अगर आपने ये टारगेट बना ही रखा है कि इंडिया में आपकी इनकम ज़्यादा नहीं हो रही है, आप 5, 10, 15 हज़ार 20 हज़ार रुपये तक कमा रहे हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ चुकी हैं फैमिली की या आने वाली हैं, ठीक है, तो आपने ये डिसाइड कर चुके हैं कि यस मैंने बाहर तो जाना है जहाँ पर इनकम या करेंसी का जो रेट इंडिया से ज़्यादा है वहाँ मैंने जाना है और वहाँ से पैसा कमाकर इंडिया लाना है, या मैंने वहाँ पीआर होना है। तो जब ये सोच चुके हैं ना, तो आपको अपने प्रोफाइल की प्रॉपर असेसमेंट करा के ना डिसीजन ले लेना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी वेट नहीं करनी चाहिए कि अच्छा ये करके देख लेते हैं, ये करके देख लेते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि 3-3, 4-4 साल सिर्फ सोचते ही रह रहे हैं, अच्छा ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। 20 कंसल्टेंट्स के पास घूम आए हूँ, 20 कंसल्टेंट्स ने अपनी अपनी राय दे दी, फिर 21वें के पास मेरे जैसे के पास भी आ गए, मेरे को 4 चीज़ें और मेरे सामने भी रख दी, सर वो तो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था। तो उसमें क्या होता है कि आप सोच विचार ही करते रहोगे। आपने जो भी आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं ना, जो प्रैक्टिकली वायबिलिटी आपको लगती है इनकी है, तो उस डिसीजन पर काम करना शुरू कीजिए। ज़िंदगी और समय रुकने वाला नहीं है, एक लाइफ ये मिली है ना, इसी में ही आपको करना है कुछ।
अगर आपने ये डिसाइड कर लिया ना कि फ़ॉरेन जाना है, अब्रोड जाना है पैसा कमाने, ठीक है, तो वो जाना ही है। जब जाना ही है तो आप टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तो टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप अपना जो भी प्रोफाइल है आप मेरे से डिस्कस करो। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मुझे कॉल करो, मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करो, मेरे से आके मिलो, मिल के बैठ के डिस्कस करो, तभी जाकर कुछ होगा कि हाँ आपका सोल्यूशन क्या निकलता है। तो दूसरा मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, 2 3 4 5 6 7 रिफ्यूज़ल्स आई हुई हैं, फिर भी बार बार वो अप्लाई करे जा रहे हैं कि नहीं दोबारा करके देख लेते हैं, दोबारा करके देख लेते हैं। कि 2 3 बार जब रिफ्यूज़ल आई गई हैं, कहीं तो 2 2 3 3 बार एक ही कंट्री के रिफ्यूज़ल्स लेके बैठे हुए हैं, उनको प्रोफाइल तक नहीं पता है कि उनके प्रोफाइल लगे क्या थे, वो तब भी बार बार लगवाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा मत कीजिए, आप बैन भी हो सकते हैं। आप ऐसा मत कीजिए, आप अपने प्रोफाइल के साथ खिलवाड़ करे जा रहे हैं, बहुत लंबा करे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर ऐसा कुछ है, आपकी एलिजिबिलिटी कहाँ बनती है, आपके रिफ्यूज़ल्स आ चुकी हैं और आपके फैमिली की कंडीशंस किस तरह से अलाउ कर रही हैं, तो प्लीज़ आप उसी तरह से डिसीजन बनाइए जो कि आपके लिए वाइबल है। आप जिद पकड़कर मत बैठिए कि मुझे यही करना है तो यही करना है, चाहे आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है चाहे नहीं बन रही है, चाहे आपकी कंडीशंस अलाउ कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो इस जिद को छोड़िए, जो प्रैक्टिकल चीज़ है आपके सामने है, जो वाइबल है, आप उसको ऑप्ट कीजिए, उसको चूज़ कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम करवाएं, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में बहुत सी जानकारी जो मैंने दी है वो समझ आई होगी कि ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स हो चुके हैं, चाहे आपके स्टडी वीज़ा हैं रिफ्यूज़ल्स आ चुके हैं, आप IELTS नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, आपका टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ल्स आ चुके हैं या टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही है, प्लस आपके जो बाहर अब्रॉड में कोई सोर्सेज भी नहीं है कल को आपकी जो हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो प्लस आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस यहाँ इंडिया में नहीं है कि जॉब एक्सपीरियंस हो उसके बेसिस पे आपका बन जाए, या बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन हो जैसे कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है आपकी, या आपके कोई और तरीके का कोई टेक्निकल बैकग्राउंड है, कोई नर्सिंग का है या आपका डॉक्टरेट का है। तो इस तरह की अगर आपके पास एक्सपीरियंसेस भी नहीं हैं तो आपको क्या करना चाहिए ये आपने डिसाइड करना है बात करके, ठीक है। तो वर्क वीज़ा के लिए आप ऑप्शन चूज़ करें, राइट, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ के हैं चाहे वो दूसरी कंट्रीज़ के, जहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। और टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमें। आप दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉल करें कंसल्टेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, सत श्री अकाल।